Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Today we'll talk about the brain abscess. ब्रेन एब्सिस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो और ब्रेन एब्सिस क्या है? ब्रेन एब्सिस को हम सेरेब्रेटिस भी कहते हैं। बेसिकली ब्रेन के अंदर जब भी पस की कलेक्शन होती है ब्रेन की टिश्यू के अंदर, स्पेशली सेरिब्रम के अंदर, तो उस पस की वजह से ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक एब्नॉर्मल फ्लूइड जो है वो एकोमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जो किसी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इस कंडीशन को हम बेसिकली ब्रेन एब्सिस कहते हैं। ब्रेन एब्सिस एक ऐसा कंडीशन है कि हमेशा ये पैथोलॉजिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। पैथोलॉजिकल का मतलब है कि कोई ना कोई कॉजिंग फैक्टर इसके पीछे या तो बैक्टीरियल होती है या फंगल होती है या वायरल होती है। इन्फेक्शन जो है वो स्कल फ्रैक्चर के ज़रिए भी इंट्रोड्यूस होती है। जब हेड में कोई ट्रॉमा होता है तो या कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी होती है, तो उसके नतीजे में स्कल के अंदर जब फ्रैक्चर आ जाता है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। और वो इन्फेक्शन जो मेनिंजेस लेयर को क्रॉस करते हुए ब्रेन की टिश्यू तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से ब्रेन एब्सिस हो जाता है। ब्रेन एब्सिस जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड होता है यंग चिल्ड्रन के अंदर, और ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है उम्र किसी न किसी क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा जब कोई ट्रॉमा कंडीशन होती है तो उसमें भी ये इन्फेक्शन जो है फैल सकता है, या कुछ ख़ास ऐसे किस्म के पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं कि वो भी बेसिकली ब्रेन एब्सिस कॉज कराती है। इसके अलावा रेबीज़ वायरस जो होता है उसकी वजह से भी ब्रेन एब्सिस होता है। ब्रेन एब्सिस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है एक या एक से ज़्यादा ब्रेन के जो लोकलाइज रीजन होते हैं वहाँ पर जो है ब्रेन के जो पेरेन्काइमल सेल होते हैं, जो फंक्शनल सेल होते हैं, उस सेल के अंदर एब्नॉर्मल टिश्यूज़ का या पस का या एब्नॉर्मल फ्लूइड का जो है बिल्डअप हो जाना बेसिकली ब्रेन एब्सिस कहलाता है। काजेज़ और इसके रिस्क फैक्टर क्या है? ब्रेन एब्सिस किसी को भी लग सकता है, लेकिन कुछ ख़ास ग्रुप के ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं दूसरों के मुकाबले में। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं और ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन एब्सिस के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी HIV या एड्स के पेशेंट होते हैं, तो उनके जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो कंप्रोमाइज़ होता है और उसकी वजह से वो ब्रेन एब्सिस जो है आसानी के साथ गेट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर होते हैं जिसे हम कैंसर कहते हैं, या कोई क्रॉनिक इलनेस हो गया, उसकी वजह से भी पेशेंट की जो बॉडी होती है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है ये यंग चिल्ड्रन के अंदर जब कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, पैदाइशी तौर पर हार्ट के वॉल्स की या कोई सेप्टम डिसऑर्डर वगैरह होता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन एब्सिस के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या हेड इंजरी हो गई या स्कल फ्रैक्चर हो गया, या इसके अलावा कोई न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए भी ब्रेन एब्सिस जो है कॉज हो सकता है ड्यू टू दी स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन या पैथोजेनिक जो कॉजिंग फैक्टर होता है। मेनिंजाइटिस कैसा कंडीशन होता है कि जिसमें मेनिंजीज लेयर्स जो लेयर्स होती हैं ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स, उस लेयर्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो मेनिंजीज के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो मेनिंजीज लेयर को क्रॉस करते वो जो पैथोजन होता है वो ब्रेन के पेरेन्काइमल सेल तक पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो ब्रेन एब्सिस होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का मतलब ऐसे ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के ज़रिए भी ब्रेन एब्सिस हो सकते हैं। क्रॉनिक साइनस, इसके अलावा मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम जो बहुत ही स्लोली डेवलप होते हैं। पेशेंट जो है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो उस पेशेंट में साइन और सिम्टम जो है डेवलप हो जाते हैं, और इसके अलावा अचानक भी जो है बहुत तेज़ी के साथ भी जो है ये साइन और सिम्टम जो है डेवलप हो सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन है, पेशेंट जो वो मेंटल स्टेटस उसका अनकॉन्शियस होगा, कन्फ्यूजन रहेगा, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसके अलावा ड्राउसनेस आएगी, बहुत ज़्यादा उसको चक्कर आएगा, बहुत ज़्यादा गनूदगी उस पर तारी होगी। इसके अलावा पेशेंट जो इवेंचुअली कोमा में जा सकता है, अचानक कोमा में जा सकता है। पेशेंट की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट भी डिक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट की जो सेंसेशन होती है, स्पीच वगैरह होती है, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट जो है फिर फीवर और चिल्स की कंप्लेन करता है, हेडेक होता है पेशेंट को। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है पेशेंट की, और उसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं
तो उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, जो ब्रेन का प्रेशर होता है, उस ब्रेन के प्रेशर्स को इवैल्यूएट करते हैं ताकि ब्रेन का जो फंक्शंस है और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है कि नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह आते हैं कि जो ब्रेन एब्सिस को कंफर्म करते हैं, जिसमें स्पेशली ब्लड कल्चर से चेस्ट एक्सरे हैं। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, उसमें भी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की जो पैरामीटर्स है उसको देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और इसके अलावा सिटी स्कैन में भी इसको विजुअलाइज किया जाता है। और एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसे हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं। इसमें जो ब्रेन से सिग्नल रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रो सिग्नल्स होते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि ब्रेन जो है वो अपना फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म करता है या नहीं। एमआरआई ऑफ हेड, ठीक है, पूरे सर की एमआरआई की जाती है। इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मा गोंडी और इसके अलावा टेनिया सोडियम, ये दोनों जो है ये पैरासाइट हैं और इन पैरासाइट्स की वजह से भी ब्रेन एब्सेस होता है। तो इनके एंटीबॉडीज़ चेक करने के लिए बाज़ों का जब टोक्सोप्लाज्मोसिस और इसके अलावा टेनिया सोडियम जब ये बॉडी के अंदर आती है तो इम्यून सिस्टम इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जनरेट करती है। और जब वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि पेशेंट जो है वो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी और इसके अलावा टेनिया सोडियम इन्फेक्शन के साथ आया हुआ है। तो ये भी एक टेस्ट आते हैं। इसके अलावा एक बायोप्सी होती है, एक निडल जो कि लंबर स्पाइन रीजन से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो रीढ़ की हड्डी है उस मोरों से दिमाग का पानी होता है जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उस फ्लूइड को निकाला जाता है ताकि उसके कल्चर कर सके, उसकी माइक्रोस्कोपी कर सके और देख सके कि उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह तो मौजूद नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेन एब्सेस जो ये मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि एब्सिस की वजह से खोपड़ी के अंदर जो प्रेशर होता है वो बिल्डअप हो जाते हैं और उसकी वजह से ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो पैदा हो जाती है। पेशेंट को जो है हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना पड़ता है, स्पेशली एचडीयू या क्रिटिकल केयर यूनिट में, जो कि स्टेबल इन्वायरमेंट हो। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनको लाइफ टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन, अगर मेडिकेशन पे ठीक हो सकते हैं तो बेहतर है, सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। अगर पेशेंट्स जो है उसमें सीवियर एब्सेस हो, ठीक है, और इसके अलावा स्मॉल एब्सेस हो, लेस देन 2 सेंटीमीटर से कम एब्सेस हो, तो उसके नतीजे में भी सर्जरी नहीं हो सकती। और इसके अलावा एब्सेस डीप इन द ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा एब्सेस हो, एब्सेस इन एंड मेनिंजाइटिस, जब दोनों एब्सेस भी हो और मेनिंजाइटिस भी हो तब सूरत भी सर्जरी नहीं की जाती बल्कि मेडिकेशन दिए जाते हैं। शंट इन द ब्रेन ऑफ हाइड्रोसेफेलिस, इन सम केसेस द शंट में नीड टू रिमूव द टेम्पररी और रिप्लेस। शंट लगाया जाता है। शंट का मतलब ये होता है कि उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म अपनाया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत हो, उस ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्नोसिस की बात करें, प्रोग्नोसिस का मतलब ये कि आउटकम क्या है। अगर ब्रेन एब्सेस को अनट्रीट किया गया, इसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट जो इसमें डेड की तरफ जाते हैं। और ट्रीटमेंट के साथ जो डेड रहते हैं वो 10 to 30%, यानी कि 70% इसकी गुड प्रोग्नोसिस है अर्ली ट्रीटमेंट अगर रिसीव किया जाए तब। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि ब्रेन एब्सेस से रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन सर्जरी की बात कर रहा हूँ, सर्जरी पर प्रोग्नोसिस, तो सर्जरी के बेस जो प्रोग्नोसिस है तो पेशेंट तो रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें लाइफ टाइम तक जो है कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद होता है। कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस दैट इज सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। प्राइमरी अगर ब्रेन एब्सेस है तो उसकी वजह से मेनिंजेस लेयर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकते हैं। सीजर, बार बार दौरे भी आ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस मुख्तसर से टॉपिक को बहुत ही इंतहाई आसानी के साथ आप लोगों ने गेन किया हुआ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।